वैदिक ज्योतिष का हर भाव किसी न किसी महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताता है, जिसमें जो 10th हाउस है वो आपके कार्य क्षेत्र या आजीविका के बारे में बताता है। कोई कहेगा भाई मेरा 10th हाउस है, मैं कैसे जानूं कि 10th हाउस का स्वामी कौन है? देखिए, आप अपने चार्ट को ओपन कर लीजिए, आपके 10th हाउस में कोई ना कोई राशि होगी, जैसे कि 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, इस तरह से 1 से 12 नंबर की राशियां हो सकती हैं। आप जानते हैं कि अगर मेष राशि है तो मेष के स्वामी हो गए मंगल। तो आपको करना क्या है, आपको मंगल की पोजीशन को अपने चार्ट में ट्रेस करना है, देखना है। मंगल की पोजीशन हो सकती है आपके 7th हाउस में हो, जो ये 7 नंबर लिख रहा है, 4 नंबर लिख रहा है, ये हाउसेज हैं। तो यहीं से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि मेरा प्लैनेट किस हाउस में बैठा हुआ है। अगर आपका मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है लेट से, तो वो 5th हाउस में हो गया। मान लीजिए आपके 10th हाउस के अंदर जो ये हाउस है, इसके अंदर राशि नंबर है 9, तो उसके लॉर्ड होते हैं जुपिटर। अब आप अपने जुपिटर को ट्रेस करिएगा कि जुपिटर की पोजीशन कहाँ पे है। क्या जुपिटर 2nd हाउस धन के भाव के साथ कनेक्टेड है? तो इसका अर्थ है कि कार्य क्षेत्र धन से सीधा सीधा प्रभावित है। क्या जुपिटर 11th हाउस के साथ कनेक्टेड है? इसका अर्थ है कि कार्य क्षेत्र सीधा सीधा सोशल मीडिया के साथ कनेक्शन बनाए हुए है या लिंक रखता है। क्या जुपिटर 7th हाउस के साथ कनेक्टेड है? इसका अर्थ है कि मैरिज, बिजनेस, पार्टनरशिप, ये तीनों चीज़ें आपके कार्य क्षेत्र को बहुत गहरे लेवल पे प्रभावित करते हैं। तो इसी तरह से आप अपने चार्ट के अंदर अपने 10th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को पहले से ट्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको ये समझ आएगा कि मेरा जो कार्य क्षेत्र है, मेरा जो प्रोफेशन है, वो किस प्लैनेट की रिदम पे और किस भाव के रिदम के ऊपर अपनी ट्यूनिंग को सेट कर रहा है। सेकंड थिंग इज, कई बार होता है कि 10th हाउस लॉर्ड रेट्रोग्रेड है। जैसे कि आपने अपने 10th हाउस में देखा कि राशि नंबर लिखा हुआ है 6, जिसके अधिपति होते हैं बुध महाराज, और बुध जो है आपके चार्ट के अंदर रेट्रोग्रेड या कंबस्ट हैं। क्योंकि वो रेट्रोग्रेड या कंबस्ट है, आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ स्पेशल या यूनिक चीज़ें आपको होते हुए दिखाई देंगी। कई बार ऐसे केसेस में व्यक्ति एक कार्य को छोड़ के दूसरे कार्य में इन्वॉल्व हो जाता है। आप ऐसे केसेस में देखेंगे कि भाई इसने करा तो MBBS था, गया ये डॉक्टर बनने था, लेकिन बनते 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 ये तो साहब एस्ट्रोलॉजर बन गया, कार्य सीखा कुछ और करा कुछ। रेट्रोग्रेड प्लैनेट या कंबस्ट प्लैनेट का अगर किसी के 10th हाउस पे कोई इफेक्ट आ जाए, जैसे कि कोई एक्सचेंज हो जाए, मान लीजिए आपके 10th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, जुपिटर बैठा हुआ है कैप्रिकॉर्न राशि में और शनि महाराज बैठे हुए हैं मीन राशि में, तो गुरु और शनि का एक परिवर्तन हो गया। इसका अर्थ है कि इस व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे ये अपनी एजुकेशन को छोड़ के किसी और कार्य की तरफ जा सकता है। ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यार मैंने करी तो इंजीनियरिंग थी, गया तो मैं होटल मैनेजमेंट में था, या फिर गया तो मैं एक ट्रेडर बनने था, लेकिन करते 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 मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया, करते 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 मैं तो हीलिंग के अंदर आ गया। तो कार्य क्षेत्र में ये उतार चढ़ाव उन केसेस में अधिक आपको होते हुए दिखाई देंगे जहां पर 10th हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड है या कंबस्ट है। लेकिन ये समस्या नहीं है, ये एक समाधान है। अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड है या कंबस्ट है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नया और यूनिक अचीव कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली में ऐसा कोई कार्य पहले करता ही ना हो, आपने कुछ ऐसा अचीव कर लिया, कुछ ऐसे नए पोर्टल आपने ओपन कर दिए जिन कार्यों को आपकी फैमिली, आपके नेटिव्स, आपके रिलेटिव्स उनके बारे में जानते ही नहीं थे। जैसे कि एक समय पे एस्ट्रोलॉजी, उनके बारे में भाई कोई जानता ही नहीं था, बट आई वेंट इनटू दिस, मैं इसके अंदर चला गया। या फिर एक समय पे कोई और एविएशन रिलेटेड वर्क, तो उनके बारे में मतलब कुछ यूनिक करना एक रेट्रोग्रेड या कंबस्ट प्लैनेट की बेसिक आदत होती है, तो वहाँ पर उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात है कि आपका 10th का लॉर्ड अगर धर्म त्रिकोण के अंदर है, जैसे कि प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, तो उसका इम्पैक्ट आपके कार्य क्षेत्र पे एज अ सर्विस, एज अ जॉब, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता हुआ दिखाई देगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये कैसे फिगर आउट करेंगे कि कोई व्यक्ति जॉब में है या बिजनेस में है। भाई सीधा सा आकलन है। बिजनेस का मतलब होता है या तो आप अपनी टैलेंट या स्किल को चैनलाइज कर रहे हो, या फिर आप कुछ अपना डिज़ायर कंप्लीट करना चाहते हो। तो हमारे पास आपको पता है काम एलिमेंट के भाव हैं, काम त्रिकोण के भाव हैं। जी हाँ, हमारे पास काम त्रिकोण के हाउस हैं 3rd हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस। इनमें अगर आपका जुपिटर, आपका 10th हाउस का लॉर्ड कोई भी को रिलेशन 3rd हाउस, 7th हाउस या फिर 11th हाउस के साथ बिल्डअप कर ले, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ अपनी डिज़ायर कंप्लीट करना चाहते हैं। अब वो हो सकता है बिजनेस की तरफ आपको ले जाए, हो सकता है आपके टैलेंट की तरफ आपको ले जाए, हो सकता है आपकी स्किल की तरफ आपको ले जाए। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति बिल्कुल खाली नहीं बैठेगा। वो ये सोचेगा यार मुझे कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ यूनिक करना है, कुछ बिजनेस करना है, कुछ खुद का करना है, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड होना है, कुछ नया
प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आना है। इवन मुकेश अंबानी जी के चार्ट को देखिए, उनके चार्ट में अगर हम सिंपल तरीके से जाएं तो 10th का लॉर्ड उनका जो है वो कौन बनता है, सूर्य, और बैठा हुआ है कहाँ पर, वो बैठा हुआ है छठे भाव के अंदर, मतलब वहाँ पर उनके 10th हाउस में राशि है 5, लॉर्ड बनता है सूर्य, और ये सूर्य बैठा हुआ है इनके 6th हाउस में। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ होगा कि यहाँ पर व्यक्ति कुछ ना कुछ जॉब या सर्विस रिलेटेड करेगा। ये सिंपल रीडिंग है, हर एस्ट्रोलॉजर आपको यही कहते हुए दिखाई देंगे। बट वो जॉब करते हैं क्या, खुद ही देखिए, सर्विस करते हैं क्या, नहीं, क्योंकि उनके 10th हाउस में जुपिटर विराजमान है। 10th हाउस के अंदर कौन बैठा हुआ है, जुपिटर। तो अब यहाँ पर यह भी बात आती है कि अगर आपके दशम भाव के अंदर कोई प्लैनेट बैठा हुआ हो तो पहले उस प्लैनेट के ऊपर ध्यान दो, पहले उस प्लैनेट को समझने की कोशिश करो कि वो प्लैनेट किस भाव का अधिपति है। जैसे कि जुपिटर उनका, और मैंने आपको अभी बताया था कि 3rd हाउस का और 10th हाउस का अगर कोई कॉम्बिनेशन बने तो ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति किसी बिजनेस में या खुद के एम्प्लॉयमेंट के अंदर जा सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, अपना खुद का कुछ इनिशिएटिव ले सकता है, खुद का कुछ स्टार्ट कर सकता है। तो इस तरह से आपको सेशन को देखना चाहिए। आपको पहले ये देखना चाहिए कि 10th हाउस में क्या कोई प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल द चार्ट ऑफ मुकेश अंबानी के 10th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, तो अब ये देखिएगा कि मैं जैसे बताता हूँ कि भाई 10th का लॉर्ड 3rd हाउस में गया, तो वहाँ पर क्या हुआ, 3rd का अधिपति 10th हाउस में आ गया, तो वो कॉम्बिनेशन बन गया ना, 10th लॉर्ड 3rd हाउस में, 3rd लॉर्ड 10th हाउस में। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को भी आपको चेकआउट करना चाहिए, जिससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कैसे एक व्यक्ति 10th का लॉर्ड कहीं और बैठा हो लेकिन 10th हाउस में अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, अच्छा प्लैनेट है, तो वो उसके जीवन को एक अलग तरह से शेप कर देता है। तो हमेशा भाव में बैठे हुए प्लैनेट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर 10th हाउस के अंदर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है उसको प्राथमिकता दीजिए, पहले उसको समझने की कोशिश करिए। और समझना कैसे है, मैंने अभी आपको बताया है कि मैं जब कहूँगा कि 10th का चला जाए दशमेश और लगन का अगर कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाए, तो लगन मीन्स व्यक्ति, दशम मीन्स उसका कार्य क्षेत्र, तो व्यक्ति का पूरा फोकस अपने कार्य के ऊपर है। पूरी कोशिश करेगा वो कि अगर मेरे पास 24 घंटे हैं दिन में, तो मैं अपने 20 घंटों का यूज़ तो अपने कार्य क्षेत्र को ही मैनेज करने में करूँ। उसमें वो उथल पुथल भी कर सकता है, उसमें कुछ वो यूनिकनेस भी क्रिएट कर सकता है। तो वन थिंग फॉर श्योर इज़ कि यहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र आपके फुल कंट्रोल में है। आप अपनी डिसीजन मेकिंग से, अपने इन्फ्लुएंस से अपने प्रोफेशन को शेप करने की कोशिश करते हैं। और जनरली अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तब भी आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस तो सीधे आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड के अंदर आइडियाज़ चलते रहेंगे। अगर एक स्टेबल कार्य भी आपने प्राप्त कर लिया कि भाई मेरे पास एक स्टेबल जॉब है, एक स्टेबल चीज़ मुझे मिल गई है, फिर भी आपके मन में आइडियाज़ आएंगे, नहीं यार मैं कुछ और भी ट्राई कर सकता हूँ, मेरे अंदर अभी और भी पोटेंशियल है, मैं कुछ और यूनिक ट्राई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे सारे कार्यों में व्यक्ति अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जिसमें लीडरशिप की आवश्यकता है, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, जिसके अंदर बहुत लोगों पे कंट्रोल रखना है, या जिसके अंदर कुछ यूनिकनेस आप क्रिएट करना चाहते हैं। आपकी फैमिली में वो काम अब तक किसी ने नहीं किया था, बट बूम, वन डे यू स्टार्टेड समथिंग यूनिक इन योर फैमिली। बट ध्यान रखिएगा कि प्रथम भाव भी एक तरह से धर्म त्रिकोण का ही भाव है। धर्म त्रिकोण का भाव होने का मतलब है कि इसके अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज़ आती हैं। तो आप जैसे कि 3rd हाउस में अगर ये प्लैनेट होता, तो 3rd हाउस प्योरली अपनी डिज़ायर है कि मेरी इच्छा है, मैं चाहूँ वो करूँ। लेकिन लगन में इतनी फ्रीडम नहीं है। लगन के अंदर व्यक्ति सोसाइटी, समाज, फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ सोचता है। तो आपका कार्य क्षेत्र कहीं ना कहीं सोसाइटी के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वर्क डोमेन्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट वर्क डोमेन का मतलब है जैसे कि मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए, जैसे कि ऐसे प्रोफेशनल्स हो गए जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी सोसाइटी में सबसे अधिक है। अगर वो एकदम से पीछे हट जाए तो जैसे कि एक पूरा कल्चर, एक पूरा ब्लॉक जो है वो तहस नहस हो जाए या ढह जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस की तरफ व्यक्ति का रुझान या इंटरेस्ट बना रहता है, जिसको वो हाइड करके नहीं कर सकता, छुप के नहीं कर सकता, जिसमें उसको किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैटर करना ही पड़ता है। चाहे वो कोई मेडिकल प्रोफेशनल हो, चाहे वो कोई एविएशन इंडस्ट्री में बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो कोई सिविल सर्वेंट हो, बट कोई ऐसा व्यक्ति जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज़ को निर्वाह करना है या उनको परफॉर्म करना है। ओवरऑल 1st हाउस में मंगल का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, तो कार्य क्षेत्र में मंगल का प्रभाव दिखाई देगा ही देगा। अब मंगल का प्रभाव कैसे दिखाई दे सकता है? हो सकता है कि आप में वो जीव हो, मतलब वो शक्ति है, वो एनर्जी है कि मैं खुद का कुछ यूनिक क्रिएट करके दिखा दूँ, खुद का कुछ यूनिक स्टार्ट करके दिखा दूँ, कोई बिजनेस स्टार्ट करके दिखा दूँ, या मैं ऐसे सारे प्रोफेशंस को एक्सप्लोर करूँ जिसमें रिस्क टेकिंग बहुत अधिक है, जिसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मैं कुछ नया ट्राई करने जा रहा हूँ और लोगों से मुझे समर्थन भी नहीं मिल रहा, बट मैं ऐसा कुछ ट्राई करूँगा। दैट इज़ वॉट 10th एंड 1st का कॉम्बिनेशन। ओवरऑल ये एक डायनेमिक राजयोग है
अगर यहाँ पर ये प्लानट रेट्रोग्रेड हो जाए या कंबस्ट हो जाए या किसी रेट्रो या कंबस्ट प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज अपने कार्य क्षेत्र को लेके हो सकता है। वो उसको ऐसा महसूस हो सकता है कि भाई मैं एक काम से संतुष्ट नहीं हूँ, मेरे को एक साथ मल्टीपल प्रोफेशंस को चैनलाइज करना पड़ेगा। मतलब अगर एक काम मेरा मॉडलिंग है तो दूसरा काम मेरा ट्रेडिंग होना चाहिए। मतलब एक काम से व्यक्ति यहाँ संतुष्ट नहीं हो पाएगा अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट या कंबस्ट प्लैनेट का इफेक्ट आपके फर्स्ट हाउस पे आ गया। जैसा मैंने कहा, इस हाउस में सूर्य बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो सूर्य का मतलब है कि 22 की एज शुड बी अ स्ट्रॉन्ग पिलर, मतलब एक फाउंडेशनल पिलर होना चाहिए जिसमें व्यक्ति कुछ अच्छा अपने ऑफिस में या फिर अच्छा अपने कार्य क्षेत्र में अचीव कर ले। इसके बाद मंगल यहाँ के मूल अधिपति हैं, तो 28 की एज पे भी कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्रोफेशन या कार्य क्षेत्र में होना चाहिए। शनि यहाँ पर डेबिलेट करते हैं, इसका अर्थ है कि 36, मतलब जो शनि का मैच्योरिटी पीरियड है वहाँ पर आपको कुछ अस्थिरता अपने कार्य क्षेत्र में आती हुई दिखाई दे सकती है। मोर के लिए कमेंट करिएगा, विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर हम सेकंड हाउस के बारे में बात करें कि भाई दशमेश का और द्वितीय भाव का संबंध बन गया, तो बहुत अच्छा संबंध है क्योंकि सेकंड हाउस वेल्थ का है, सेकंड हाउस अर्थ एलिमेंट का है। अर्थ का मतलब होता है स्टेबिलिटी। दशमेश अगर अर्थ एलिमेंट में चला जाए, सेकंड हाउस में चला जाए, तो व्यक्ति ऐसे कार्य क्षेत्र की तरफ इंटरेस्टेड होता है जिसके अंदर स्टेबिलिटी हो, जिसके अंदर ऐसी स्टेबिलिटी है कि भाई ये कोई बिजनेस की तरह नहीं है, यहाँ पर इनकम ऐसा नहीं है कि आती है नहीं आती, यहाँ पर रिस्क टेकिंग नहीं है, यहाँ पर मैं कुछ स्टेबल फाउंडेशन रखना चाहता हूँ। वो यहाँ ये नहीं सोचता कि कल क्या होगा या परसों क्या होगा, वो ये सोचता है 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। तो एक लंबी प्लानिंग करने में आपको सेकंड हाउस का योगदान सबसे गहरा देखने को मिलेगा। दशमेश और सेकंड हाउस का संबंध गहरी प्लानिंग करने वाले कैरियर, गहरी लंबे समय तक टिकने वाले करियर्स के बारे में बातचीत करता है। अगर यहाँ पर ये प्लैनेट अव्यवस्थित हो जाए, जैसे रेट्रो हो गया या कंबस्ट हो गया, तो कई केसेस में क्या होगा, व्यक्ति इतना सोचेगा कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये भी लेबल कि यार ये भी काम जो है वो थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद नहीं चल पाएगा, चलेगा फिर नहीं चल पाएगा। यहाँ पे बेस्ट रेमेडी ही यही रहती है कि आप थोड़ा सोचना कम कीजिए और हो सके तो किसी टेम्पल में फूड डोनेशन स्टार्ट करिए, लोगों को खाना खिलाना स्टार्ट करिए ताकि आपका कार्य क्षेत्र ग्रो कर पाए। ओवरऑल कार्य क्षेत्र का फैमिली के साथ लिंक होना बहुत पॉसिबल दिखाई देता है। तो हो सकता है कि फैमिली बिजनेस को ही कंटिन्यू कर रहा है या उसी को आगे बढ़ा रहा है, या फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स जो कि सीधे सीधे हीलिंग के साथ जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, या वेल्थ मैनेजमेंट जैसे सीए हो गए, बैंकर्स हो गए, आईटी में हो गए, बैंकिंग प्रोफेशनल्स हो गए, या फिर फिनटेक में हो गए। ऐसी सारी इंडस्ट्रियां आपको सेकंड हाउस में बहुत अच्छा कार्य करते हुए दिखाई देंगी। ओवरऑल मेरा मानना है कि यहाँ पर नेम और फेम के प्रबल योग होते हैं, व्यक्ति लाइमलाइट में भी रह सकता है, बट सेकंड हाउस में बस एक समस्या है। यहाँ पर आप बिजनेस भी कर सकते हो, बट एक समस्या है, वो समस्या है कि सेकंड हाउस में व्यक्ति सोचता है 10 साल, 20 साल, 25 साल आगे की। वो ये सोचता है यार एक स्टेबल प्रोफेशन होना चाहिए। तो अगर आप कोई इंस्टा या यूट्यूब या ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं या खुद का कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं और फैमिली बैकिंग नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितना प्रेशर इस समय महसूस करना पड़ रहा होगा। क्योंकि जब आप बेड पे लेटते होंगे, आपके मन में विचार आते होंगे, यार मैं काम तो कर लूँ, बट क्या हो अगर ये नहीं चला तो, क्या हो अगर ये नहीं सस्टेन करा तो, क्या ये बस 1 महीने 2 महीने चलेगा या लंबा चलेगा या नहीं चलेगा। तो इस तरह के थॉट्स आपको परेशान करते रहते हैं, और इन परेशानियों का एक सिंपल सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ फूड डोनेशन किसी टेम्पल में, और वो भी लिक्विड फूड का डोनेशन, चाहे वो खीर हो गया, मीठा दूध हो गया, ऐसा अगर आप डोनेशन स्टार्ट करते हैं तो सेकंड हाउस को कुछ बूस्ट मिलेगा, और यही बूस्ट आपको किसी कार्य क्षेत्र में स्थिर कर पाएगा। एज वाइज अगर मैं बात करूँ तो एज वाइज एट द एज ऑफ 24 कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपके कार्य क्षेत्र में होने चाहिए, कार्य क्षेत्र स्टेबल होना चाहिए। एट द एज ऑफ 25, तो 24-25 बहुत इंपॉर्टेंट एज ब्रैकेट हैं किसी भी व्यक्ति के लिए जो कि इस सेशन को देख रहा है और उसका दशमेश सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो लेटर फेज ऑफ लाइफ जैसे कि होता है कि 45-48, वहाँ पर कहीं जाकर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आता हुआ देखेंगे या फिर आता हुआ महसूस करेंगे। तो आपको करना क्या चाहिए, शुड स्टार्ट, किसी चीज़ को स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप यहाँ ओवर थिंक करने लग गए तो ये पर्टिकुलर हाउस जो है चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर मेन होता है कि भैया काम स्टार्ट करिए, आपका काम है औरों की वैल्यू एडिशन करना, औरों को ग्रो करने में मदद करना। तो अब औरों को ग्रो करने में मदद करने में जितने भी तरह के कार्य किए जा सकते हैं उन सब को एक्सप्लोर करना बहुत पॉसिबल यहाँ पर हो सकता है। अगर मैं बात करूँ थर्ड हाउस की कि दशमेश आपके तीसरे भाव में चले गए, तो तीसरा भाव काम एलिमेंट का भाव है,
तीसरा भाव इनएक्चुअल बिजनेस का भाव है, बुध का और राहु का प्रबल प्रभाव थर्ड हाउस में रहता है, और मंगल बेसिक कारक हैं थर्ड हाउस के। तो आप मान के चलिएगा कि यहाँ पर जॉब या सर्विस या किसी और के कंट्रोल्ड वर्क करना, किसी और का के कंट्रोल में रहना पर्सन को यहाँ पसंद नहीं होगा। उसको यहाँ बेसिकली पसंद ये होगा कि भैया जो करना है खुद का करना है, इंडिपेंडेंट करना है, और पूरी तरह से एक स्वतंत्रता, एक स्वतंत्र एनवायरनमेंट मुझे अपने कार्य क्षेत्र के अंदर चाहिए। मैं किसी की दमन में नहीं रहने वाला, किसी के कंट्रोल में नहीं रहने वाला, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे कंट्रोल कर सकता है। थर्ड हाउस और 10th हाउस का कॉम्बिनेशन। कौन से कार्य बहुत अच्छे हो सकते हैं यहाँ पर? कोई भी ऐसा कार्य जो कि लिखने से संबंधित है, कोई भी ऐसा कार्य जो कि बोलने से संबंधित है, इन शॉर्ट कम्युनिकेशन, ट्रैवल, लॉजिस्टिक, एविएशन इंडस्ट्री या फिर ट्रेडिंग इंडस्ट्री, ये सब बहुत फेवरेबल वर्क थर्ड हाउस के बेसिक वर्क है। ये हाउस एक्टिवेशन में तभी आ सकता है जब व्यक्ति इस बात को कंफर्म कर ले कि मैं औरों के कंट्रोल में नहीं रह सकता और मुझे अपनी अलग पहचान बनानी है। तब जाके आप मैक्सिमम थर्ड हाउस से प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक वीकनेस, एक डर का माहौल आपके अंदर बना रहता है कि यार क्या होगा, फेल हो गया तो लोग मुझे जज करेंगे, मुझे देखेंगे, ताने देंगे, तो यहाँ पर आप अपने आप को एक बैकफुट पे देखेंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि यार मेरे पास यूनिक आइडियाज़ हैं, क्योंकि थर्ड हाउस राहु का प्रभाव है। थर्ड हाउस में दशमेश बैठा होना मतलब होता है कि मेरी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है। मैं भैया वो तो सोचता ही नहीं जो सामान्य व्यक्ति सोचता है, मैं कुछ अलग ही सोचता हूँ, कुछ यूनिक ही मेरी सोच है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स ही मेरी अप्रोच है। जब आपको पता है कि आपकी अप्रोच ही आउट ऑफ बॉक्स है, आप कुछ यूनिक सोचते हैं, तो आपको उसको ट्राई करना चाहिए। यही चीख चीख के आपका थर्ड हाउस, आपका हाउस ऑफ पराक्रम, हाउस ऑफ स्ट्रेंथ कह रहा है। अगर व्यक्ति की यहाँ स्ट्रेंथ ही कमज़ोर हो जाए तो फिर चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं या फिर दिक्कत में आ जाती हैं। इन जनरल व्यक्ति को अपने फोकस के ऊपर, अपने विकास के बारे में सोचना चाहिए रादर देन द सिबलिंग्स और द फ्रेंड सर्कल। सेम अगर मैं कहूँ तो मुकेश अंबानी के चार्ट में थर्ड हाउस का लॉर्ड ही 10th हाउस में बैठा है। तो इन शॉर्ट वही दशमेश और तीसरे भाव का ही तो कॉम्बिनेशन या कनेक्शन है। तो दशमेश और तीसरे भाव का जब कनेक्शन आपने देख लिया तो आपको ये समझ आना चाहिए कि भैया अब मेरा जो काम है वो मेरे कंट्रोल में होगा। मुझे लोगों से बिल्कुल भी सोचने की, उनके बारे में करने की आवश्यकता नहीं है, को स्टार्ट करना है या चैनलाइज करना है। इन शॉर्ट मेरा मानना है कि आपकी इच्छा ही आपका काम है। अब अगर किसी व्यक्ति की इच्छा मान लो ये होगी उसे मेडिकल प्रोफेशनल बनना है, तो मेडिकल प्रोफेशनल बहुत अच्छा हो सकता है, डॉक्टर, टीचर, ऐसा कुछ बना जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि थर्ड हाउस में गुरु का मरण स्थान होता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर डिप्लोमा आपकी मदद कर सकते हैं। इन शॉर्ट 6 मंथ या फिर 10 मंथ की कुछ स्टडीज़ भी आपकी मदद कर सकती हैं, जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। लेकिन जो बड़े कोर्सेज होते हैं ना कि यार 4 साल 5 साल का कोई कोर्स कर लेता हूँ फिर मुझे कुछ ग्रोथ मिलेगी, नहीं, वो यहाँ पर मदद करता हुआ नहीं दिखाई देगा। कई बार तो होता है कि यार ड्रॉप आउट हो गया, बीच में एजुकेशन छोड़ी और खुद का कुछ स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इच्छाएं उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और टीचर से भी कहता है भाई तुम मुझे नहीं समझा सकते, मेरी तो पूरी सोच ही आउट ऑफ बॉक्स है, आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच है मेरी, अपना कुछ यूनिक करूँगा। टाइमिंग में अगर मैं कहूँ तो टाइमिंग वाइज आप मानेंगे कि यहाँ पर कोई प्लैनेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है एट द एज ऑफ 32, एट द एज ऑफ 34। इन ब्रैकेट्स पे कोई प्लैनेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बट शुरुआती समय में, जो शुरुआती समय होता है जैसे 16 का, 18 का, वहाँ पर कुछ चैलेंजेस व्यक्ति के जीवन में या उसके एजुकेशन स्टडीज़ में आ सकते हैं जब ये कॉम्बिनेशन चार्ट में बनता है। तो अगर हम बात करें 4th हाउस की, तो 4th हाउस इज व्हाट? 4th हाउस इज योर दिल। 4th हाउस 10th हाउस कॉम्बिनेशन इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, क्योंकि दशमेश भी केंद्र है, 4th हाउस भी केंद्र है। 2 केंद्रों का कनेक्शन होना एक राजयोग को जन्म देता है। अब ये राजयोग, पॉजिटिव राजयोग इस तरह हो सकता है कि भाई आपको वर्क फ्रॉम होम बहुत आसानी से मिल जाए, आप घर से काम बहुत आसानी से कर लें, आप ट्रेडिंग एंड ऑल इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हो जाएं, या आपका काम बिल्कुल आपके दिल के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग टैलेंट या स्किल आपके पास है जिसको आप 24 में से 20 घंटे परफॉर्म कर सकते हैं। कि साहब मेरा तो मन जो है वो दिन रात एस्ट्रोलॉजी करने का करता है, मेरा मन या मेरा दिल तो दिन रात पेंटिंग करने का करता है, या मुझे तो म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो 4th हाउस 10th हाउस का ये एक स्ट्रॉन्ग पिलर राजयोग बनता हुआ दिखाई देता है। ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज अगर मैं कहूँ तो 4th हाउस से वो सारी इंडस्ट्रीज़ आप काउंट ऑन कर सकते हैं जिसके अंदर हीलिंग की, ट्रैवल की, कंफर्ट की, या फिर किसी भी तरह से औरों को गाइडेंस प्रोवाइड करने की सामर्थ्य या क्षमता होती है। तो ऐसी सारी इंडस्ट्रीज़ जिसके अंदर व्यक्ति एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में काम कर सकता है, उसको आप यहाँ पर लिंक्ड अप मान सकते हैं। चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए, चाहे वो एडवाइस गिविंग टीचर्स हो गए, कंसल्टेंसी फर्म्स हो गई, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल अपने कार्य को अपने कंफर्ट
क्षेत्र में बैठ के करना चाहता है कि मैं इस सिटी में रहता हूँ, मुझे तो दुकान भी इस सिटी के अंदर ही खोलनी है, मैं बाहर जाके कुछ करना ही नहीं चाहता, ये यहाँ पर एक मेन पिलर ऑफ योर ऑफिस या फिर वर्क क्षेत्र बनता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ प्लैनेट रेट्रोग्रेड या कंबस्ट हो गए तो चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं, डिफिकल्ट इस सेंस में हो जाती हैं कि आपको महसूस होगा यार मुझे तो ये काम करना पसंद है, बट कम्स टू माई फैमिली, कम्स टू माई रिलेटिव्स, वो मुझे इस काम को नहीं करने देते। कई केसेस में मैं देखता हूँ कि दशमेश चौथे भाव में बैठा है व्यक्ति, एंटर्ड इन रेकी या हीलिंग सेक्टर, ज्योतिष सेक्टर। अब उसका ये इंटरेस्ट है, उसके ये चीज़ दिल में बसी हुई है, क्योंकि उसका वो प्लैनेट कंबस्ट हो गया, 10th हाउस का लॉर्ड इन द 4th हाउस, उसको ये काम करने नहीं दिया जा रहा, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो अगर यहाँ रेट्रोग्रेड या कंबस्ट प्लैनेट हो जाए तो फिर एक डिलेमा क्रिएट हो जाता है कि मैं दिल की सुनूं या औरों की सुनूं, दिल की सुनूं या फिर इन लोगों की सुनूं। ये डिफ़िकल्टी यहाँ पर आ जाती है। कोई भी ऐसा काम जो फील्ड में जाके करने का हो, उस काम से व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि उसका जो बेसिक पोटेंशियल है या बेसिक स्ट्रेंथ है वो कंफर्ट के एनवायरनमेंट में ही इनिशिएट होती है या फिर स्टार्ट होती है। टाइमिंग वाइज अगर आप कहेंगे तो चौथा भाव कब कब एक्टिवेशन में आ सकता है, 4th हाउस का एक्टिवेशन हो सकता है एट द एज ऑफ 16, एट द एज ऑफ 18, तो अर्ली एज से ही काम करना स्टार्ट कर दिया। 4th हाउस का एक्टिवेशन हो सकता है एट द एज ऑफ 24, तो 24 की एज पे कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव आपको कार्य क्षेत्र में होते हुए दिखाई दे सकते हैं, एंड पॉजिटिव बाय नेचर। लेकिन जैसे ही बात आती है 28-29 की, वहाँ पर कुछ डाउनफॉल या कुछ चैलेंजेस हमें इसी 4th हाउस में या इसी कार्य क्षेत्र के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इन शॉर्ट, आपको अगर ऐसी कोई तकलीफ आती है या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपको कुछ डोनेशंस करनी चाहिए, और डोनेशंस होनी चाहिए चौथे भाव से रिलेटेड। कौन कौन सी डोनेशन हो सकती हैं? यहाँ पर व्यक्ति जा सकता है टुवर्ड, मैं कहूँगा टुवर्ड कोई ऐसी डोनेशन या फिर कुछ ऐसे दान जो कि आप किसी टेम्पल में या किसी गुरु के आश्रम में कर सकें, उससे यहाँ पर बहुत मदद मिल सकती है। तो टेम्पल में या गुरु के आश्रम में अगर कोई दान किए जा सकते हैं तो उनको करने की कोशिश करिएगा, वो आपको इस क्षेत्र में काफ़ी मदद करते हुए दिखाई देंगे या हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बात करें दशमेश पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो देखिए दशमेश का पंचम भाव में होना एक अलग ही व्यवस्था होती है। कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति को, मान लो उसने इंजीनियरिंग कर ली, कि अब ये इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाएगा या नहीं बनाएगा, मेडिकल साइंस में अपना करियर बनाएगा या नहीं बनाएगा, पंचम भाव और 10th हाउस के कॉम्बिनेशन से ही पता लगता है। दशमेश पंचम भाव में बैठा है, वन थिंग फॉर श्योर इज कि आपने जिस चीज़ में स्टडी करी है आप उसके अंदर अपना प्रोफेशन चैनलाइज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। अगर यहाँ पर ये दशमेश रेट्रोग्रेड हो जाए या कंबस्ट हो जाए तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी क्रिएट करेगा। डिफ़िकल्टीज़ इन दिस मैटर कि भैया मैं करना चाहता हूँ, मुझे उस चीज़ की तरफ जाना है, बट दिन रात मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं अपनी एजुकेशन में जो मैंने चीज़ प्राप्त करी है, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ या फिर मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ या फिर कुछ नया ट्राई करूँ। अगर आपका दशमेश कंबस्ट हो गया या रेट्रोग्रेड हो गया पंचम में बैठ के, तो ये भी एक कन्फ्यूज़न आपके माइंड में बरकरार रहेगा कि मैंने जो स्टडी करी है क्या वो ही मेरे लिए ठीक है, या मुझको कुछ खुद का यूनिक ट्राई करना चाहिए, खुद का कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। कौन से सेक्टर्स फेवरेबल हो सकते हैं? एंटरटेनमेंट सेक्टर बहुत फेवरेबल हो सकता है, कोई क्रिएटिव सेक्टर फेवरेबल हो सकता है, कोई ऐसा सेक्टर फेवरेबल हो सकता है जिसमें आप अपने आप को एक मोनोपोली स्थापित करता हुआ देखें। मोनोपोली स्थापित करने का मतलब है कि आपके आसपास अभी तक किसी ने डेटा एनालिस्ट की कोई जॉब नहीं करी, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस जॉब में है, एंड बूम आपका इंटरेस्ट आता है कि यार मुझे ये काम ट्राई करना है। आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सोच के देखो, यहाँ पर सिंह राशि है। सिंह का मतलब होता है गवर्न करना, औरों से ज़्यादा सुपीरियर होना, औरों से ज़्यादा स्ट्रांग होना, शक्तिशाली बनना। सिंह राशि का ये मतलब होता है। सिंह राशि एक मोनोपोली की राशि है, एक जंगल में एक शेर हो सकता है। दशमेश का पंचम में आना यही बात है, भैया ये एक जंगल है दुनिया, इसमें एक शेर हो सकता है। मेरे रिलेटिव्स में अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो मैं डॉक्टर बन के दिखा दूंगा। मेरे रिलेटिव्स में अगर कोई डेटा एनालिस्ट नहीं है तो मैं वो काम करके दिखा दूंगा। कई बार साइबर सिक्योरिटी या ऐसे यूनिक कामों में लोग चले जाते हैं जिनके बारे में सोच पाना भी मुश्किल है कि भाई इन कामों के बारे में हमने पढ़ा नहीं, तुम इस काम में चले कैसे गए। दशमेश इन द पंचम भाव, क्योंकि उसके माइंड में ऐसी चीज़ें चलती हैं, वो ये सोचता है नहीं मुझे कुछ यूनिक करके दिखाना है, मुझे वो अपना डोमिनेंस असर्ट करके दिखाना है कि मुझसे स्ट्रांग इस क्षेत्र में कोई हो नहीं सकता। ये तब होगा जब 10th का लॉर्ड 5th में जाके बैठेगा, पंचम भाव में बैठेगा। अब आप कहें कि ये पंचम भाव में अच्छी राशि में बैठा हुआ है, तो अच्छी राशि में बैठने का मतलब है कि आपकी एजुकेशन में आपको ब्रेक नहीं दिखाई देंगे। आपने स्टार्ट करी थी इंजीनियरिंग, आप उसको फाइनल आउट कर लोगे। लेकिन अगर ये अपनी शत्रु राशि में, जैसे सूर्य है बैठा हुआ है कुंभ में, सूर्य है बैठा हुआ है कैप्रिकॉन में, शत्रु राशि हो गई। शनि है दशमेश बैठा हुआ है सिंह में।
अगर कहीं भी आपको ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे गए, उल्टे सीधे कॉम्बिनेशंस, कि ये प्लैनेट अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है या डिफ़िकल्ट पोजीशन में है, तो फिर वहाँ पर करियर इस्टेब्लिश करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण या चैलेंजिंग बन जाता है। फिर वहाँ पे ये महसूस होगा कि मैं कर तो जो पढ़ाई रहा हूँ ठीक है, पढ़ाई के लेवल पे ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होगा। फिर ऐसे लोग आपको ऐसे प्रोफेशंस में दिखाई देंगे, जैसे कि इंजीनियर था और होटल मैनेजमेंट में चला गया, आज इसने होटल खड़ा कर लिया। इंजीनियर था और ट्रेडिंग में चला गया, एस्ट्रोलॉजी में चला गया। ऐसे प्रोफेशन, यूनिक प्रोफेशंस जो परिवार में किसी ने नहीं करे, उन कामों में व्यक्ति अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है या फिर इन्वॉल्व हो जाता है। इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर अगर आपके प्लानिटरी अलाइनमेंट ठीक हैं तो आपको इसका पता लग जाएगा कि बाय द एज ऑफ 22 मैंने एक अच्छा खासा स्टेबल करियर बिल्डअप कर लिया, या मुझे पता है कि अब मुझे आगे इन फ्यूचर क्या करना है क्या नहीं। और अगर यहाँ पर प्लानट डिफ़िकल्ट पोजीशन में है तो 28 की एज पे और 33 या 34 की एज पे, मतलब शनि के मैच्योर पीरियड के आसपास या मंगल के मैच्योर पीरियड के आसपास आपको इनसिक्योरिटीज़ महसूस होना शुरू हो जाएंगी। बस आप इस तरह से अपने कार्य क्षेत्र को फिल्टर आउट कर सकते हैं कि भैया मुझे किस एज पे कम्फी पोजीशन दिखाई देती है और कहाँ पर मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ या इनसिक्योरिटीज़। दशमेश अगर छठे भाव में हो तो देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पर थीम जो है प्रोफेशन का वो बनेगा सेवा। कई बार व्यक्ति कह के थक जाएगा कि यार मैं सेवा करते करते थक गया हूँ, मुझे माफ़ करो। हर व्यक्ति की मदद करना एक तरह से आपकी अप्रोच बन जाती है। कुछ ऐसे वर्क डोमेन हैं जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस या प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो कोई मेडिकल प्रोफेशनल हो, चाहे वो कोई हीलिंग सेक्टर हो, या फिर ज्योतिष सेक्टर हो, या फिर कोई ऐसा सेक्टर हो जिसके अंदर डिटेल ओरिएंटेशन की बहुत आवश्यकता है। आपको डिटेल ओरिएंटेड होना पड़ेगा, जैसे कि डेटा एनालिस्ट हो गए या फिर कोई सीए हो गया। मतलब जहाँ पर गिर गिर के सफलता मिलती है, बार बार प्रयास करने के बाद सफलता मिलती है, वो होता है दशम भाव और 6th हाउस के कॉम्बिनेशन में। इन जनरल ये कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन है। हम सोचते हैं कि यार जो भी प्लैनेट 6th हाउस में गया उस प्लैनेट को आप भूल जाइए, वो प्लैनेट अब आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो अब आप प्रारब्ध कर्म के कंट्रोल में आ गया है। मतलब आप हो सकता है मेहनत करते करते थक जाएं ऑन योर प्रोफेशन और आप फील करें कि यार ये चीज़ शायद मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, यहाँ पर कुछ भी कभी भी होता रहता है, मेरे कंट्रोल में ये चीज़ नहीं हो पा रही है। तो क्या ये एक डिफ़िकल्ट पोजीशन है? बिल्कुल नहीं, ये कोई डिफ़िकल्ट पोजीशन नहीं है, ये एक अच्छी पोजीशन है। बट इसको चैनलाइज करने में या इसको अच्छा बनाने में व्यक्ति को बहुत अधिक समर्पण करना पड़ता है टुवर्ड द ईष्ट देव, टुवर्ड द पालन देव। आपका किसी डीटी या किसी देव के प्रति समर्पण होना चाहिए। आप जानते हैं कि छठे भाव में अगर ज़्यादा प्लैनेट हों तो हम कहते हैं कि भाई अब आप जो है वो भगवान शिव के गण बन चुके हैं। मतलब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर हाउस है, कभी हम लोक की सीरीज़ में डिस्कस करेंगे कि ये हाउस जो है वो लॉर्ड शिव के गणों का हाउस है। यहाँ पर अगर व्यक्ति अपने आप को भगवान शिव को समर्पित कर दे, डिवोटेड कर दे, तो उसका कार्य क्षेत्र उसके बिना प्रयासों के भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, फिर चल सकता है। क्योंकि आप सोच के देखिए, एक तरफ आपको ईश्वर ने कहा है कि अब आपको सेवा करनी है, दूसरी तरफ आपके दशमेश को छठे भाव में बैठा दिया। इसका मतलब है कि आपके कार्य क्षेत्र में कंपटीशन भी बहुत अधिक है। तीसरा, ये जो राशि है ये बुध की राशि कन्या है यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में, तो इसका मतलब है कि मुझे डिटेल ओरिएंटेड भी होना पड़ेगा। तो आप एक साथ कितनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे केसेस में व्यक्ति अगर एक एट अर्ली एज अपने आप को लॉर्ड शिवा की तरफ डिवोटेड कर दे तो मेरा मानना है कि वो अपने कार्य क्षेत्र को बहुत बेहतर बना सकता है। और अब कार्य क्षेत्र के अंदर देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर रहा है, तो वो भी 6th हाउस से देखा जाएगा। कोई व्यक्ति है जो कि सिविल सर्विसेज में लगा हुआ है, वो भी 6th हाउस से देखा जाएगा। तो इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू हैं। कैसे समझें कि मेरे लिए अच्छा है या बुरा है? भाई कोई ऐसी एज भी तो होगी जिसमें यहाँ पर बैठे प्लैनेट को मैं समझ पाऊँ। तो एट द एज ऑफ 32 जो बुध का मैच्योर पीरियड है, उस समय अपने आप को देखिएगा कि अब उस समय पे एट द एज ऑफ 30-32 आप अपने आप को एक सिक्योर पोजीशन पे देखते हैं, एक ऐसी पोजीशन में देखते हैं कि हाँ जो भी होगा ठीक होगा और मैं चीज़ों को बेहतर बना लूँगा, मुझे डरने की या फिर चीज़ों से भागने की आवश्यकता नहीं है। होता है ना यार, एक ऐसी इनलाइटनमेंट मेरे अंदर आ गई, जैसा कि मैं 30-32 का हुआ कि मैं चीज़ों को ठीक कर लूँगा, आई विल फिक्स दैम। और दूसरा एट द एज ऑफ 25, क्योंकि शुक्र यहाँ डेबिलेट करते हैं, शुक्र का मरण स्थान है, तो शुक्र का जो मैच्योर पीरियड है 24-25, वहाँ पर कुछ अस्थिरता आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आ सकती है। इस तरह से भी आप जज कर सकते हैं। भाई बताने को तो मैं नक्षत्र भी बताऊँ, बताने को मैं राशि भी बताऊँ, लेकिन आप स्वयं उसको जज कर पाएँ कि भाई हाँ, जब मैं 24-25 का हुआ कुछ अस्थिरता मैंने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर देखी। अब चाहे वो कोई रिलेशन की वजह से हो, इमोशनल किसी चीज़ की वजह से हो, और जैसे जैसे मैं 30-32 का हुआ
एक स्थिरता मैं अपने कार्य क्षेत्र में महसूस कर पाया। अगर ये रिदम है आपके चार्ट की, तो फिर आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद टाइम आप अपने कार्य क्षेत्र को बहुत बेहतर बना सकते हैं। बट अगर रिदम उल्टी है या इसमें कुछ दिक्कतें हैं, डिफ़िकल्टी आप महसूस करते हैं, तो मेरा सजेशन है अपने आप को भगवान शिव के प्रति, अपने कार्य क्षेत्र के टुवर्ड समर्पित कर दीजिए और अपने पालन देव को एक बार खोजिए, एक बार उन्हें देखिए। थर्ड आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर हाउस में कोई चीज़ है जो मेरे माइंड से समय निकल रही है, स्लिप हो रही है, हो सकता है मैं उसको अगले सेशन में कवर करूँ, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर हम बात करें 7th हाउस के कि दशमेश और 7th हाउस का कॉम्बिनेशन है, तो सप्तम भाव भी केंद्र है और दशमेश भी केंद्र है। दो प्रबल केंद्रों का कॉम्बिनेशन हमेशा किसी चीज़ को जल्दी स्टार्ट करता है। दूसरा, हमेशा एक राजयोग का निर्माण करता है। तो आप ये तो कहिएगा कि मेरे कार्य क्षेत्र में एक राजयोग का निर्माण है, मेरे लिए कार्य क्षेत्र या जो प्रोफेशन है वो जल्दी स्टार्ट होना चाहिए, जल्दी मुझे उसको डेवलप कर लेना है। एंड थर्ड, क्योंकि 7th हाउस से आप समाज को, सोसाइटी को देखते हैं, और एक इनडायरेक्ट तरीके से मैं कहूँ तो ये दशम से दशम है। अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? इन सब चीज़ों का मतलब है कि की थीम या कार्मिक थीम आपके कार्य क्षेत्र का ऐसा है कि यहाँ पर सोसाइटी या दुनिया या लोग आपके कार्य क्षेत्र को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस करने का मतलब है कि कोई बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा पोजीशन है, बहुत अच्छा अलाइनमेंट है। कुछ खुद का करने के लिए बहुत अच्छी अलाइनमेंट है कि मैंने खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर लिया, मैंने खुद का कोई जो है वो डेटा एनालिस्ट कोई सेंटर बना लिया, या फिर कोई आईटी सेंटर, आईटी हब खोल के बैठा हुआ हूँ अपना काम, और दुनिया इसे जज करती है, दुनिया या सोसाइटी या लोग इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकंड, यहाँ पर कार्य का जो थीम रहेगा वो हमेशा किसी तरह का समझौता, भागीदारी या पार्टनरशिप बनेगी। हो सकता है अकेलेपन में आप कार्य को स्टार्ट ना कर पाएँ, लेकिन जैसे ही कोई पार्टनर आपके जीवन में आता है, कोई और व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करता है, वैसे ही बूम, आप अपने कार्य क्षेत्र को बहुत बेहतर स्थिति में ले आते हैं, उसको और अच्छी स्थिति में लेके जाने की संभावनाएं बनना शुरू हो जाती हैं। एंड थर्ड, यही सप्तम भाव जो है वो आपको कुछ ऐसे प्रोफेशंस दिखाता है डोमेन वाइज जिनमें कहीं ना कहीं फैक्ट फाइंडिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि सप्तम भाव को भी मारक भाव कहा जाता है। 7th हाउस में भी फॉल्ट फाइंडिंग होता है, दूसरों की गलती ढूंढना होता है। तो कई बार ऐसे लोग डेटा एनालिस्ट में चले जाते हैं, मतलब जिसको कहीं गलतियां ढूंढनी है औरों की, एक क्रिटिकल अप्रोच जिस व्यक्ति की हो, या फिर मान के चलिएगा कोई ऐसा काम है जो कि लीगल फर्म्स के साथ जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा काम है जो मेडिकल फर्म्स के साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी ऐसा काम जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो या फिर लोगों की फॉल्ट फाइंडिंग, फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हो, गलत चीज़ों को ढूंढ रहे हो और उनका समाधान कर रहे हो, किसी को ये बता रहे हो कि भाई तुम्हारे जीवन में ये चीज़ ठीक नहीं है, एंड आई विल हेल्प यू फिक्स इट, बिकम्स योर प्रोफेशन। ये आपका प्रोफेशन बन जाएगा। 7th हाउस डायरेक्टली इनडायरेक्टली गोना शेप योर प्रोफेशन, योर वर्क एनवायरनमेंट। आपके कार्य क्षेत्र को ही शेप करना शुरू कर देगा। अब कार्य क्षेत्र को शेप करने का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर डिप्लोमेसी की आवश्यकता है, कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर फैक्ट फाइंडिंग की या फॉल्ट फाइंडिंग की मेन अप्रोच या मेन कॉल है। अब चाहे वो कोई काम काउंसलिंग से रिलेटेड हो, या कोई काम जो है वो आपका लीगल फॉर्म्स के साथ रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको किसी पार्टनर की या किसी साझेदार की इन्वॉल्वमेंट करनी है, वहाँ पर 7th हाउस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इन जनरल मेरा मानना है कि काम भाव में दशमेश का आना दिखाता है कि व्यक्ति की कोई डिज़ायर है जो उसके कार्य क्षेत्र के साथ गहरी कनेक्टेड है, गहरी लिंक्ड है। कोई ना कोई उस व्यक्ति की डिज़ायर है जो उसकी कार्य क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है, कार्य क्षेत्र के साथ कनेक्टेड है, और वो उसको कंप्लीट करना चाहता है। अब आपकी कौन सी वो डिज़ायर है उसके बारे में सोचिएगा। अगर वो डिज़ायर मान लीजिए ऐसी है कि मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो बूम, ये बहुत अच्छी अलाइनमेंट हो जाएगी। अगर वो डिज़ायर ऐसी है कि मुझे तो भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो वहाँ बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर धकेल के, परेशान करके, इन्फ्लुएंस करके कार्य नहीं कराए जा सकते, क्योंकि ये काम एलिमेंट है, डिज़ायर का एलिमेंट है। अब एज अ पर्सन मैं कैसे समझूँ कि मेरे लिए ये काम अच्छा है या नहीं, मेरा 7th हाउस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं, मेरी ये अलाइनमेंट अच्छी है या नहीं। आप इसको समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। सप्तम भाव मूल रूप से शुक्र का भाव है। शुक्र मैच्योर होता है 25 के आसपास। तो अगर आपको एट द एज 24-25 कुछ अच्छी चीज़ें आपके करियर के बारे में पता लगती हैं, करियर को सही डायरेक्शन मिल जाती है, बूम, बहुत अच्छी बात है कि आपने 24-25 की एज पे ही अपने चीज़ों को स्टेबल आउट कर लिया या फिर ठीक कर लिया। और इसी हाउस में सूर्य डेबिलेट करते हैं। सूर्य का डेबिलेट करना इंडिकेट करेगा कि भाई एट द एज ऑफ 22-23 थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि कोई जॉल्ट, कोई झटका आपको उस एज पे लग सकता है। अब ऐसे आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं ऐसे केसेस देखता हूँ जिसमें कि दशमेश बैठा हुआ है 7th हाउस में, उस पर्सन को किसी और ने इन्फ्लुएंस करा और वो सिविल सर्विसेज में चला गया 22 की एज पे। उसने तैयारी शुरू कर दी गवर्नमेंट एग्जाम की, और 24-25 होते होते उसके समझ आ गया कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। फिर वो पर्सन चला जाता है LLB करने।
अब आप सोचिए कि ये कैसे अलाइनमेंट बिल्डअप हो रही है, ऐसे बिल्डअप हो रही है कि 22-23 पे आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कोई गलत आपको एडवाइस दे सकता है, कुछ ऐसा बता सकता है जो आपको शायद नहीं करना चाहिए था, और आपको वो अपने आप महसूस हो जाएगा 24-25 पे, अगर आपका चार्ट बिल्कुल फाइन तरीके से वर्कआउट कर रहा है तो। मेरा मानना है अर्ली एज पे ही व्यक्ति का कार्य जो है स्टेबल आउट हो जाना चाहिए, और हमेशा यहाँ पर कार्य की अप्रोच ऐसी बनती है जिसमें आप किसी की समस्याओं का या किसी की प्रॉब्लम्स का समाधान करते हैं। लोग आपको जज करते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर होगा, और इसी के साथ साथ ये कॉम्बिनेशन बिजनेस करने के लिए एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन के अंदर काउंट की जाएगी। अगर यहाँ पर कोई रेट्रो प्लैनेट है या कंबस्ट प्लैनेट है तो एक तरह का डिलेमा हो सकता है, एक तरह का ऐसा डिलेमा हो सकता है कि यार मेरी डिज़ायर कुछ करना थी, मैं कुछ और करना चाहता था, बट सोसाइटी प्रेशर में मुझे किसी और चीज़ में धकेल दिया गया। इंडियन फैमिलीज़ में होता है, जैसे कि मेरी इच्छा थी कि यार मैं जो है वो सिविल सर्विसेज में जाऊँ, लेकिन सोसाइटी प्रेशर में मुझे इंजीनियरिंग के अंदर लगा दिया या वो मुझे करने नहीं दिया गया जो मेरा मन था या मेरी डिज़ायर थी। उस चीज़ को एक बार देखिएगा कि आपकी डिज़ायर को क्या यहाँ पर तरजीह दी जा रही है या नहीं। अगर आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ दशमेश कंबस्ट है, रेट्रोग्रेड है, या फिर किसी नेगेटिव प्लैनेट से इन्फ्लुएंस है, तो वो आपको इन्हीं तरह की चीज़ों की तरफ धकेल देगा या फिर परेशान कर देगा। अगर अष्टम भाव में हो तो दशमेश, वेल अष्टम भाव का थीम होता है सीक्रेसी। अष्टम भाव इज ऑल अबाउट चीज़ों को थोड़ा गुप्त रखना, थोड़ा सा छुपाना। केवल गुप्त रखना या छुपाना नहीं, चीज़ों के ऊपर बहुत गहरी मेहनत करना, एक ऐसी गहरी मेहनत जिसके बारे में और लोग शायद जानते भी नहीं हैं। तो जब भी व्यक्ति को कुछ बड़े फाउंडेशनल करियर्स बिल्डअप करने होते हैं, जैसे कि कोई बड़ा एग्जाम मुझे क्रैक करना है, मुझे कुछ बड़ा क्रिएट करना है, मुझे लेगेसीज क्रिएट करनी है, तो दशमेश का अष्टम में होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति उस चीज़ को छुपा के रखता है अपने मन में, अपने दिल में, वो दबा के रखता है कि यार ये बात, ये प्रोजेक्ट मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, इस चीज़ को मैं अपने तक सीमित रखता हूँ। एट अ पॉइंट आएगा मैं अपने आप चीज़ों को बिल्डअप कर लूँगा। डोमेन वाइज तो आप मान सकते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो कि रिसर्च के साथ या फिर एस्ट्रोलॉजी के साथ या फिर किसी डीप डार्क साइंस के साथ जुड़ता है, बहुत अच्छा यहाँ परफॉर्म कर सकता है। आप कोई कहे कि यार मैं तो लॉटरी डिवीज़न में हूँ, या कोई कहे कि मैं तो साहब इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हूँ, या फिर मैं ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर हूँ, भाई वो सब अष्टम भाव से ही आते हैं। लेकिन इन जनरल अष्टम भाव के जो प्रोफेशन होते हैं वो थोड़े अनकन्वेंशनल होते हैं बाय अप्रोच। मतलब आप में या फिर आपके रिलेटिव्स में शायद वो काम कोई और करता ही ना हो, आप इंश्योरेंस सेक्टर में, कोई और इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं है, तो आपकी फैमिली में वो काम थोड़ा सा अनकन्वेंशनल या अटपटा लगेगा। जब भी आप 5 लोगों या 6 लोगों में आगे बैठोगे तो आप एक पॉइंट ऑफ स्पॉटलाइट हो जाओगे। हर व्यक्ति जानना चाहेगा यार ये इंसान छुप छुप के कर क्या रहा है, बताता भी नहीं है, ये चल क्या रहा है इसके जीवन में, क्या हो रहा है इसके मन के अंदर, कम्स फ्रॉम द 8th हाउस। कई बार मैं ऐसे लोगों को ही वेल्थ डोमेन में कार्य करता हुआ देखता हूँ, जैसे कि प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम कर रहे हैं, या फिर शॉर्ट स्पैन के काम है कि मतलब कुछ ऐसे काम है जो होता है ना कि यार दिवाली आई है तो दिवाली कैसे काम कर रही है, होली आई है तो होली का सा काम कर लिया, दिवाली पे ऐसी दुकान लगा ली, होली पे वैसी दुकान लगा ली। ये भी 8th हाउस से होता है। इस तरह के बिजनेस भी अष्टम भाव करता हुआ दिखाई आपको देगा। कैसे महसूस करें कि मेरा अष्टम भाव ठीक परफॉर्म कर रहा है या नहीं। देखिए अष्टम भाव बेसिकली हाउस है केतु का, तो अनकन्वेंशनल वर्क तो हो ही गया, इसी के साथ थोड़ी अनस्टेबिलिटी भी बनी रहती है। मतलब स्टेबल करियर बनाना यहाँ अपने आप में एक बड़ा कॉल बन जाता है कि कैसे यार ये चीज़ को मैं स्टेबल आउट करूँ, मैं इस चीज़ में लगा हुआ हूँ, उसको स्टेबल कैसे करूँ, ये भी यहाँ पर एक बड़ी कॉल बन जाती है, बड़ी आवश्यकता हो जाती है। इन थर्ड, अगर आपको ये जानना है कि आपका प्रोफेशन ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, या कब आपको कोई जॉल्ट या झटका आ सकता है, तो इस हाउस में चंद्रमा डेबिलेट करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का मैच्योर पीरियड होता है 24-25। इसका मतलब है कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, बट 24-25 पे उस एज के आसपास ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी ने आपको कोई गलत एडवाइस दे दी। विश्वास नहीं करेंगे, मैं ऐसे केसेस देखता हूँ। 10th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, बच्चा ठीक काम कर रहा था, लेकिन 24-25 पे उसके ही आसपास के लोगों ने उसको एडवाइस दे दिया यार तू एसएससी में चला जा। वो पर्सन लगा हुआ है और उसको फिर याद आता है 28-29 पे कि यार ये काम शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इस भाव का 8th हाउस का सेकंड लॉर्ड जो है वो मंगल बनता है, जो कि 28 पे एक मैच्योर पीरियड में आ जाता है। तो आपको सबसे अधिक ध्यान रखना है अपने आप में 24-25 की एज ब्रैकेट का, कि भाई यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सिक्योर होके चलना है। अगर कोई एडवाइस मुझे दे रहा है तो मुझको उसको सावधानी से ही लेना है, अदरवाइज मैं किसी गलत डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। 28-29 पर मेरा मानना है कि स्टेबिलिटी आप अपने कार्य क्षेत्र में आता हुआ देखेंगे या फिर महसूस
कर पाएंगे। अगर यहाँ पर प्लैनेट आपको डिफिकल्ट पोजीशन दे रहा है तो आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जैसे कि माँ काली के टेम्पल में, काल भैरव के टेम्पल में कुछ चीज़ें डोनेट कर देना। अब ये चीज़ थोड़ी मुश्किल लगती है लोगों को, यार ऐसा करेंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बस इवनिंग के टाइम में किसी काल भैरव टेम्पल को विजिट करना है और वहाँ से कोई धागा बंधवाना या वहाँ से कोई चीज़ लेना और वहाँ कुछ डोनेशंस करना, रुपयों का, सिक्कों का डोनेशन करना, चीज़ में आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। 8th हाउस की एनर्जीज को स्टेबल आउट वो कर सकता है। अगर हम बात करें 9th हाउस की, तो दशमेश अगर नवम भाव में हो, देखिए नवम भाव त्रिकोण है और भाग्य का भाव है। दशमेश का 9th हाउस में होना एक्चुअल में धर्म कर्म राजयोग जो है वो निर्माण कर देता है। धर्म कर्म राजयोग आप सुन के देखिए, सोच के देखिए, क्या ये राजयोग सुनने में बहुत अच्छा लगता है? धर्म कर्म राजयोग अपने आप में एक बहुत शानदार योग है, बहुत डायनेमिक योग है। ये योग तो आपको बताता है कि यार ये जो बच्चा है वो अपने जीवन में 24 की एज पे, जहाँ पर और लोग लगे हुए हैं रिलेशनशिप्स में, घूमने में, फिरने में, उसी एज पे मैच्योर हो गया है। इसने शुरुआत में ही अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने शोल्डर में ले लिया, अपने कंधों पे उठा लिया और वहीं से इसने स्टेबल करियर की नींव डालना शुरू कर दिया। तो आप इसको एक बहुत अच्छे राजयोग में पहली बात काउंट करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर यह दिखाई देगा आपको कि इस बच्चे ने कभी बचपन तो देखा ही नहीं। जो और होता है घूमने फिरने में, एंजॉय करने में, वो ये रहा ही नहीं। ये तो शुरुआत से फोकस था अपने कार्य क्षेत्र को लेके, अच्छे काम करना चाहता था, अच्छी जॉब करना चाहता था, कार्य को या फिर आजीविका या प्रोफेशन को लेके बहुत सीरियस था। कैसे कार्य क्षेत्र हो सकते हैं? आप कोई कार्य क्षेत्र में टीचिंग कह दे, डोमेन के अंदर ट्रैवल कह दे, लॉजिस्टिक कह दे, एविएशन इंडस्ट्री कह दे, तो ये सब काम माने जा सकता है। बट बेसिक थीम है लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करना और अपनी सोसाइटी में बने रहना। तो यहाँ पर व्यक्ति कुछ नए या कुछ यूनिक चीज़ें ट्राई करने से थोड़ा बचता है। मतलब 9th हाउस में वो रिस्क टेकिंग नहीं होती। भाग्य के मैटर्स में या रिस्क टेकिंग बहुत कम देखने को आपको मिलेगी। यहाँ पर व्यक्ति कोशिश करता है अपनी सोसाइटी के ही सर्कल में बना रहने का। तो अगर सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो ये भी आपको वही करता हुआ दिखाई देगा। वो 3rd हाउस जैसा नहीं कि भाई मैं तो कुछ अलग ही करके दिखा दूंगा, नहीं। यहाँ पर व्यक्ति सोचता है नहीं, मुझे भी वो स्टेबल लाइन में ही चलना है और कोशिश करनी है कि मेरा जो प्रोफेशन हो या मेरा जो करियर हो वो एक स्टेबल पाथ पे चले। ऐसा नहीं कि 6 मंथ में कुछ करता हूँ, 6 मंथ फिर मैं कुछ और करता हूँ, कभी ये पढ़ाई करता हूँ, कभी वो पढ़ाई करता हूँ, ऐसा नहीं। अगर यहाँ पर ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड या कंबस्ट हो गया तो रीडिंग उलट सकती है या फिर बिल्कुल अपोजिट हो सकती है। फिर आपको ऐसा लगेगा यार करना तो मैं वही चाहता था, रखना अपने कार्य क्षेत्र को मैं स्टेबल चाहता था, बट हुआ क्या, मेरी एजुकेशन में ब्रेक्स आ गए, एजुकेशन में गैप हो गए। ऐसा कुछ हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाया कि गतिविधियाँ किस तरह से हुई मेरे जीवन में। अब ये कैसे समझा जाए कि आप सही दिशा में हैं या नहीं हैं? आप इस हाउस पे, नवम भाव पे गुरु का प्रभाव देखते हैं। गुरु मैच्योर होते हैं 16 पे, तो इसका अर्थ है कि अगर यहाँ पर सब चीज़ें ठीक चल रही हैं तो व्यक्ति को 16 या 18 की उम्र पे ही एक सही अंडरस्टैंडिंग या अलाइनमेंट बैठ जाएगी कि मुझे क्या करना है। और इसी 9th हाउस में राहु का मरण स्थान है। मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ये देखें कि आपको किसी ने एडवाइस दिया, किसी ने आपको गाइडेंस दी और एट द एज ऑफ 28 जो मंगल का मैच्योर पीरियड है, या फिर राहु तो बहुत लेटर की बात है, बट शुरुआती में ही 27-28 के आप हैं और आप एक इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं कि यार मैंने गलत कर दिया है, शायद ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, तब आप मान के चलिएगा कि आपके 9th हाउस में बैठा हुआ ये प्लैनेट एफ्लिक्टेड हो गया है और इसका अब आपको उपाय करना होगा ताकि आप अपने कार्य क्षेत्र को स्थिर कर पाएँ। अब बात आती है उपाय की। नवम भाव जैसा मैंने कहा गुरु का भाव है, तो यहाँ पर अगर बच्चा या फिर अगर एज अ पर्सन आप एक अंडरस्टैंडिंग में चलेंगे कि जो और लोग कर रहे हैं, फैमिली लीनिएज में जो चल रहा है, मुझे भी वही करना है, कुछ नया यूनिक ट्राई नहीं करना है, बहुत बेस्ट है। और अगर यहाँ ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई तो आप यही महसूस करेंगे कि ये चीज़ मुझसे हो नहीं पाती, मैं कुछ यूनिक ही करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, उसमें हार जाता हूँ। अब करना चाहिए यूनिक, आउट ऑफ बॉक्स भी करना चाहिए। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं भी खुद अपना कुछ करूँ, कुछ अपनी नाम छोड़ के जाऊँ, छाप छोड़ के जाऊँ। बट कैसे आप करेंगे, मैं आपको उपाय बता देता हूँ। वो उपाय ये है कि आपको अपने एंसेस्टर्स में अपने पितरों की संख्या का या अपने पितरों का पता करना है कि आपकी फैमिली में कोई पितृदोष तो नहीं है। अगर आपको पता लगता है कि कोई पितृदोष नहीं है तो हर न्यू मून पे, हर अमावस पे, जो पितृ अमावस होती है उस पे पितरों को खाना खिलाने से, फूड डोनेट करने से बहुत हद तक 9th हाउस की समस्याओं को या प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर व्यक्ति ये चीज़ कर ले तो गिरे से गिरा प्रोफेशन, बर्बाद से बर्बाद जो होता है ना कि भाई अब बिल्कुल मैं लॉस्ट हो गया हूँ, वहाँ से भी आप अपने आप को उठा के
अच्छे सेक्टर्स में ला सकते हो। और नवम भाव में हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कुछ अच्छे सेक्टर्स को तलाश करने की, क्योंकि नाइन्थ हाउस क्या है, नाइन्थ हाउस समाज में ज्ञान देने वाला व्यक्ति, तो हमेशा उस व्यक्ति की आवश्यकता है, हमेशा आपकी आवश्यकता है। आप अगर 50 साल के हैं तो भी आपकी आवश्यकता है, उस समय भी आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हो। 50 पे आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, अगर आप 25 पे हो या 20 पे हो तो आप कुछ यूनिक वर्क कर सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो जिसमें आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे काउंसलिंग के लिए आपने कुछ खोल लिया, या फिर आपने अपने से छोटे उम्र के लोगों को काउंसलिंग देना शुरू कर दी, टीचिंग कराना शुरू कर दी, तो कुछ भी ऐसे काम किए जा सकते हैं। नवम भाव में पॉसिबिलिटीज़ लाइफ के एंडिंग पॉइंट तक बनी रहती हैं। इतना अच्छा भाव है ये, अगर इसमें व्यक्ति ये उपाय कर ले न्यू मून का, बहुत चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। अगर हम 10th हाउस की बात करें तो देखिए, दशम भाव और दशमेश का जो संबंध है वो बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध में काउंट होगा, क्योंकि जब भी कोई भाव का अधिपति अपने ही भाव में बैठा रहे तो इसका मतलब है कि वो उस हाउस को सबसे अधिक मैनेज करना चाहता है, वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी और चीज़ को मैनेज करने के। तो यहाँ पर एज अ पर्सन आपसे लोग ये भी कह सकते हैं कि यार तुम थोड़े इंट्रोवर्ट हो, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने ही काम में लगे रहते हो, अपने ही काम को ठीक करने की कोशिश करते रहते हो, तुम्हें दुनिया की, आसपास की, आस पड़ोस की ज़्यादा परवाही नहीं है। मैं मानता हूँ ये एक बहुत अच्छी अलाइनमेंट है। इसके अंदर व्यक्ति अपने काम को मैनेज करने की कोशिश करता है, वो अपने को एक लिमिट में रखता है। वो कहता है भाई मेरा अगर तुमसे कोई लेना देना नहीं है तो मैं तुम्हारे काम में कोई टांग नहीं अड़ाने वाला, मैं अपने काम में ही इतना बिजी हूँ, मुझे यही फिक्स कर लेने दो। दशमेश 10 में हो, नवम में हो, 11वें में हो, ये सब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनाने वाले योग होते हैं। मतलब जो लोग कुछ अच्छा निर्माण करेंगे, कोई बड़ी सिविल सर्विसेज को या बड़ी सर्विसेज को करेक्ट करेंगे, उनके केसेस में आपको ये पोजीशन देखने को मिलेगी। 10th हाउस का मैच्योर पीरियड भी बहुत अर्ली होता है, 25 से 27 तक होता है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर व्यक्ति का करियर जल्दी स्टेबल हो जाना चाहिए, जल्दी बेटर हो जाना चाहिए। बट वन थिंग फॉर श्योर इज, ये ध्यान रखिएगा इस बात को कि यहाँ पर आपको ये पहले से मान के चलना है कि जिस तरह आप किसी के काम में टांग नहीं अड़ाते, उसी तरह कोई भी आपके कार्य क्षेत्र पे या प्रोफेशन में सही मदद करने वाला नहीं मिलेगा। अगर एक चाइल्ड, मतलब एक पर्सन है, उसका एक दोस्त है, उस दोस्त ने उसको एडवाइस दे दिया कि यार तू कर, कि सब कुछ छोड़ और ये एग्ज़ाम फाइट करना शुरू कर दे, क्या उसको ये एडवाइस लेनी चाहिए 10th और 10th में? नहीं लेनी चाहिए। शुड बी लाइक भाई मैं खुद मैनेज कर लूँगा, मुझे अगर कोई एडवाइस देने आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो ठीक नहीं देगा। इसीलिए व्यक्ति अपने कार्य को लेके, वर्क फ्रंट को लेके थोड़ा इनसिक्योर या थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसा महसूस कर सकता है कि मुझे जब तक किसी के साथ अपने प्लान्स को शेयर नहीं करता हूँ सब कुछ ठीक रहता है, बट जैसे ही मैं इन चीज़ों को शेयर करता हूँ वैसे ही चीज़ें, व्यवस्था डगमगा जाती है, थोड़ी हिल जाती है, थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। मेरा मानना है इस केस में व्यक्ति अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एज अ पर्सन आप कुछ जॉब या सर्विस या रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड वर्क्स की तरफ रहते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है। यूनिक वर्क्स को ट्राई करने से ज़्यादा बेहतर है कि उसी लाइनेज के वर्क के अंदर बरकरार रहा जाए या बना रहा जाए। तो अगर आप देखते हैं कि आसपास के लोग जो हैं वो अपने एजुकेशन से ही अपने प्रोफेशन को बिल्डअप कर रहे हैं, या फिर इंजीनियरिंग करी थी और आज एक इंजीनियर हैं, डॉक्टरी करी थी और आज एक डॉक्टर हैं, मतलब जो एजुकेशन थी उनने वही प्रोफेशन बिल्ड करा है, तो आप भी उसी लाइन में रहिए। यहाँ पर बहुत यूनिक काम ट्राई करना थोड़ी मुश्किल भरी कसौटी या मुश्किल भरी व्यवस्था बन जाती है। एज 10th हाउस इज ऑल्सो द वॉट हाउस, इट इज़ ऑल्सो द अर्थ एलिमेंट भाव। अर्थ एलिमेंट का मतलब होता है भैया कोई स्टेबल काम करो, कोई ऐसा काम करो जो 12 मासी है, जिसको आप लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं, और कोई ऐसा काम जिसमें आपको बार बार परिवर्तन या चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डोमेन वाइज जैसा मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत अच्छा सेक्टर हो सकता है, इसी के साथ साथ कोई टेक्निकल प्रोफेशन यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और कोई ऐसा सेक्टर जो एक कन्वेंशनल सेक्टर है। कन्वेंशनल सेक्टर का मतलब है कि आप किसी ऐसे काम में इंगेज हैं जहाँ पर जो मतलब कन्वेंशनल है, जो लोग भी जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा जानते हैं या जिसके बारे में बहुत अवेयर हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, मेडिकल सेक्टर हो गया, सीए हो गए, कुछ भी ऐसा सेक्टर जो कि कन्वेंशनल सेक्टर के अंदर फॉल करता है, उन्हीं में व्यक्ति को रहना चाहिए अपने कार्य को बेहतर बनाने के लिए या फिर अच्छा स्टेबल आउट करने के लिए। अब कैसे महसूस करें कि मैं सही डायरेक्शन पे हूँ या गलत पे? भाई 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट परफॉर्म अच्छा करता है? शनि। और यहाँ डेबिलेट कौन करता है? जुपिटर। दशम भाव में काल पुरुष में जुपिटर नीच का होता है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ कुछ चैलेंजेस आएंगे तो वो 16-17 की एज पे ही आपको आते हुए दिखाई दे जाएंगे कि मैं सब कुछ सही था, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट उस समय हेल्थ इश्यूज़ आ गए, उस समय कुछ मेरे को गलत एडवाइजेस मिल गई, उस समय मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, उस समय किसी रिलेशन में फॉल कर गया जिसकी वजह से मेरा कार्य क्षेत्र अस्थिर हो गया।
और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो यहाँ पर 25 से 27 तक व्यक्ति को अपने करियर को बिल्डअप कर लेना चाहिए। अर्ली एज में करियर बिल्डअप होना यहाँ दिखाई देगा। अगर प्लैनेट रेट्रो है या कंबस्ट है तो बात थोड़ी अलग हो जाएगी, क्योंकि रेट्रो कंबस्ट में आप जानते हैं वो थोड़े यूनिक तरीके से काम करते हैं। तो जो रीडिंग मैंने बताई है बिल्कुल अपोजिट भी हो सकती हैं। मतलब महसूस तो ऐसा होगा कि करना मुझे मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कन्वेंशनल वर्क ही था, लेकिन महसूस ऐसा होगा यार धीरे धीरे मैं अनकन्वेंशनल वर्क में आ गया और आज मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ही मेरा कार्य क्षेत्र बन गया है। तो इस तरह से रीडिंग्स में कुछ परिवर्तन भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंबस्ट और द रेट्रोग्रेड प्लैनेटरी अलाइनमेंट। अगर हम बात करें 11th हाउस की, तो 11th हाउस इज अ बिग हाउस। 11th हाउस एक बड़ा भाव है। 11th हाउस इज लाइक पास्ट लाइफ की अधूरी इच्छा। दशमेश का 11वें भाव में होना ही यह बताता है कि भैया ये तो कोई बड़ा ही काम करने के लिए इस दुनिया में आया है, और कोई ऐसा काम जो कि पिछले जीवन से ही ये करना चाहता था। कई केसेस में तो लोग मुझसे आके कहते हैं कि हम अपने बच्चे को लेके तो गए थे कि इंजीनियर बन जा, और ये बनते बनते साहब ज्योतिषी बन गया, बनते बनते साहब कोई ये हीलर बन गया, बनते बनते साहब ये कोई स्पोर्ट्स में चला गया, और वो काम उनकी फैमिली में किसी ने नहीं करा। ना उस बच्चे को कभी उस चीज़ की तरफ इंटरेस्ट था, ना वो खुद कुछ करना ऐसा चाहता था। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 11th हाउस इज अ बिग हाउस। अब बिग हाउस में लोग आपको डोमेन तो बता देते हैं कि भाई सोशल मीडिया हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें आपको अच्छा खासा नेम फेम मिल जाए, या कोई ऐसा काम हो सकता है जो कि फिनटेक या फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसा काम हो सकता है जो आईटी सेक्टर के साथ लिंक कर जाए। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि पीछे का थीम क्या है। थीम है पिछले जीवन से आता हुआ, क्योंकि ये भाव है पिछले जीवन की, पूर्व जीवन की अधूरी इच्छाओं का। पास्ट लाइफ की कोई इच्छा है साहब कंप्लीट नहीं हुई, मुझे वो बनना था मैं नहीं बन पाया, और यहाँ पर व्यक्ति वही बनने की कोशिश करेगा। तो कुछ भी यूनिक ट्राई करना 11th हाउस में पॉसिबल है। मैं मानता हूँ 11th हाउस इज़ वन मैन आर्मी, क्योंकि 11th हाउस में अगर हम नक्षत्रों को कभी देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये वन मैन आर्मी का हाउस है। यहाँ पर आदमी वही काम कर सकता है जो इंडिविजुअल वो कर ले। मतलब बहुत बड़ी टीम वर्क, टीम मैनेजमेंट एंड ऑल वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। सिंगल फ्रंट पे वो काम करता है, आउट ऑफ बॉक्स उसकी अप्रोच होती है, यूनिक उस व्यक्ति की थिंकिंग होती है। वो जो सोचता है वो करके आपको दिखा देगा। और ओवरऑल कुछ बड़े काम करना, चाहे वो कोई बड़ा इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर कोई बड़ी लेगेसी हो गई, या फिर कोई बड़ा ही ऐसा वर्क है कि ज़्यादातर लोगों की या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ को प्रभावित करना चाहता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता है। जैसे रेडियो में होता है ना कि बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ, एक बार मैसेज दूँ लाखों तक पहुँचे, वो 11th हाउस है। तो बड़े स्केल के वर्क करने में इनका इंटरेस्ट सदैव विद्यमान रहता है। कैसे महसूस करें कि मैं सही दिशा में हूँ या नहीं? देखिए 11th हाउस किसका बेस हाउस है? राहु का, शनि का। अब शनि और राहु का अलाइनमेंट किस तरह का अलाइनमेंट बनेगा? थोड़ा आउटकास्टेड अलाइनमेंट बनेगा। आउटकास्टेड का मतलब है कि जो काम आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स में हो रहा है, आप उसको करने को शायद मना कर दें। आप कहें नहीं मैं तो अपनी खुद की अलग लाइन बनाऊंगा, खुद का कुछ अलग करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि फैमिली में सबके सब इंजीनियर बने हुए हैं, आप कहें नहीं मैं डॉक्टर बन के दिखाता हूँ तुमको। कुछ आउटकास्टेड फील हमेशा होता रहता है 11th हाउस में। आउटकास्टेड, यार मैं सबसे अलग हूँ, सबसे यूनिक हूँ, कुछ अलग काम करता हूँ। अगर आपको ऐसा महसूस होता है बिल्कुल सही दिशा में है, बिल्कुल भयभीत यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं तो कुछ रेमेडी आउट कर लीजिए। और बेस्ट रेमेडी इस हाउस के लिए मैं कहूँगा फॉर द 11th हाउस पॉसिबली भी, अगर थोड़ा कन्फ्यूज़ रहते हो, थोड़ा स्ट्रेस में रहते हो, तो कुछ नारियल लो और उनको पानी में बहाना शुरू करो। राहु के लिए बहुत अच्छा एक उपाय बनेगा। फॉर प्लैनेट सैटर्न बेस्ट रेमेडी ये रहती है कि व्यक्ति को 42 डेज तक या 24 डेज तक कंटिन्यू पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। इससे भी ये 11th हाउस बहुत हद तक प्रसन्न हो जाता है। अगर हम बात करें 12th हाउस की, तो दशमेश 12वें भाव में एक अलग ही व्यवस्था है। 12वां भाव मुक्ति का भाव है। 12वें भाव में जो ग्रह बैठ गया वो मुक्ति की या फिर सॉल्यूशन की बात करता है साहब। आपके कार्य का बेसिक थीम है कि आपको लोगों के जीवन में जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करके उन्हें देना है। अब समाधान करने के जितने भी प्रोफेशन होते हैं, चाहे वो हीलिंग का प्रोफेशन हो, मेडिकल प्रोफेशन हो, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप सिंपली लोगों को काउंसलिंग दे रहे हैं। अब काउंसलिंग कैसी भी हो सकती है, वो एजुकेशन काउंसलिंग भी हो सकती है, वो थेरेपी भी हो सकती है, कोई भी ऐसा काम, उसकी अप्रोच समझिए जो कि समाधान करना चाहता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि दशमेश मेरा 12वें भाव में बैठा है, मैं तो बिजनेस ही नहीं कर सकता साहब, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस किया जा सकता है, बट बिजनेस की अप्रोच है कि समाधान करना है। आप बैठे हुए हो फॉरेन कंट्री में, मान लो आप यूएस में बैठे हुए हो, आप इंडिया से सामान मंगाते हो, ड्रॉप शिपिंग करते हो, ये आपका एक बेहतर काम हो जाएगा। आपको बस ये समझना है कि लोगों की समस्याएं क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि हमेशा आप रेडी हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दूसरा,
12वें भाव में मैंने जैसा कहा मुक्ति, तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में भी यही लगता रहता है, ये मुक्ति का अप्रोच या मुक्ति चलती रहती है, लिबरेशन चलता रहता है। मतलब कि मैं एक काम कर रहा हूँ साहब, वो स्टेबल नहीं हो रहा, मेरे को बार बार अपने काम क्यों चेंज करने पड़ रहे हैं, या फिर मैं क्यों, मेरा मन उठ जाता है, क्यों मेरा मन भर जाता है, ये भी होता है 12वें भाव के अंदर। कई बार व्यक्ति उठ के कहता है, उनके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, कहते हैं कि भाई हम ये कराने गए थे लेकिन इसका तो मन ही उठ गया, इसका तो मन ही भर गया। भैया क्या कर सकते हैं, 12वें भाव की अप्रोच है। 12वें भाव की ये बेसिक अप्रोच है जो आपको देखने को मिलेगी। इन जनरल उन डोमेन्स में बहुत अच्छा वर्क करता है जहाँ पर वेल्थ है, जहाँ पर लग्जरी है, जहाँ पर पैसा है। देखिए हर व्यक्ति आपसे ये कहेगा मुक्ति है 12वें भाव में, ठीक है, बट मुक्ति के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना, पैसा हो तभी तो पैसे को त्यागोगे। तो यहाँ पर वेल्थ, लग्जरी, एंटरटेनमेंट, ये सब हाउसेस बहुत अच्छे वर्क करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अपना किस वर्क में चला गया, ये होता है ना फैशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनमें चला गया, बहुत अच्छा रहेगा। कोई व्यक्ति है भी यहाँ पर कई बार होता है कि आईटी में भी वर्क लोग जो है वो चले जाते हैं। तो मैं आईटी को या फिर कंप्यूटर सेक्टर को 12th हाउस में बहुत फेवरेबल नहीं मानता हूँ, क्योंकि 12th हाउस लिबरेशन का है। अब उसका सेक्टर ही ऐसा है कि वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जैसे कि वेबसाइट डेवलपर है, बहुत अच्छा सेक्टर हो गया, बट सिंपल जॉब के लिए 12th हाउस नहीं है। क्योंकि 12th हाउस में हमेशा ये महसूस होगा कि जैसे ही मैं ओवर परफॉर्म करता हूँ, मेरी जॉब वाले, मेरी कंपनी वाले मेरी छुट्टी कर देते हैं। 12वें भाव में लगता है। कैसे पता करें कि मैं ठीक हूँ या सही दिशा में हूँ या नहीं? देखिए अगर हम यहाँ सही दिशा में हैं तो 24-25 की एज में कुछ जॉल्ट या कुछ झटके या फिर कुछ डिस्टर्बेंस आपको आपके कार्य क्षेत्र में महसूस हो सकता है। और 12th हाउस में क्योंकि प्लैनेट शुक्र जो है वो एग्जॉल्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, पावरफुल होते हैं साहब, स्थिति उनकी बहुत बेहतर होती है। तो मेरा मानना है ये 24-25 ही आपको एक सही दिशा पे भी ले आएगा। मतलब अगर आप गलत दिशा में भी थे ना, कुछ गलत भी आप कर रहे थे कि कोई ऐसे एग्जाम में फंस गए, फॉरेन में जाने की इच्छा हो गई, कुछ ऐसा करने लगे जो आपके चार्ट में था ही नहीं, तो आपको 24-25 के आसपास एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, भैया ये तुम्हारे में नहीं था, तुम्हें अब ये नहीं करना। और गलत केसेस में मैं मानता हूँ कि लेटर एज में जब बुद्ध का टाइम पीरियड आता है, जैसे 30-32, वहाँ पर हर व्यक्ति जिसका दशमेश 12वें में है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, कुछ ट्रबल्स या फिर कुछ ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस अपने कार्य क्षेत्र के बारे में महसूस कर सकता है। तो ये रीडिंग है इस सेशन के लिए। अगले सेशन में कुछ और बात करेंगे। इसको रेमेडी आउट अगर करना हो तो 12वां भाव डिवोशन का है, किसी ईश्वर के प्रति, देव के प्रति डिवोटेड हो जाइए। इससे भी बहुत हद तक आप अपने कार्य क्षेत्र को मैनेज कर लेंगे या बेटर बना लेंगे। दिस इज फॉर दिस सेशन, बी इन टच।